सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का एक बार पुनः संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। आज हम आरंभ करेंगे समास। तो समास के लिए सबसे पहले कुछ पूर्व ज्ञान की बात करते हैं। समास है क्या, समास के लिए क्या आवश्यक है और समास को कैसे समझा जाए। तो सम और अस दो शब्द हैं समास। समसनम समासः, यानी किसी बड़ी बात को संक्षेप में कहने की जो परंपरा है या किसी बड़ी बात को संक्षेप में कहने की जो विधा है, उस विधा को हम समास कहते हैं। अब समास में जो विश्लेषण होता है या समास में जो संयोजन होता है, जो जुड़ाव होता है, वह होता है पदों का। तो इसका अर्थ यह है कि हम समास को समझने से पहले पद को समझें कि पद क्या है। अब पद की परिभाषा अगर हम अपने व्याकरण शास्त्र में ढूंढें तो कहता है सुप्तिंगंतम पदम कृत तद्धित समासश्च, यानी सुप और तिंग प्रत्ययों से युक्त जो शब्द हैं वह पद कहलाते हैं। इसके अलावा कृत और तद्धित प्रत्ययों से युक्त शब्द भी पद कहलाते हैं। अब और अधिक सरल भाषा में समझा जाए तो जिन शब्दों में कोई विभक्ति अथवा कोई लकार का प्रयोग किया गया हो, उन शब्दों को हम पद कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि समास का जब विग्रह होगा तो वहां पर हमें किसी न किसी विभक्ति अथवा किसी न किसी लकार का प्रयोग करना होगा। सुप्तिंगंतम पदम, तो सुप और तिंग से युक्त शब्द पद है। अब पद की बात करें तो जो पहला पद होगा समास में, उसको हम एक बार फिर से समझ लें। जो पहला पद होगा उसे हम कहते हैं पूर्व पद। जो अंतिम पद होगा वह कहलाएगा उत्तर पद, और जो अन्य बीच के पद होंगे उन पदों को हम मध्य पद कहते हैं। अब आपने समास जब पढ़ा होगा हिंदी में या और भी, तो समास में एक बात और आती है, पदों की प्रधानता और अप्रधानता। अब प्रधान पद का क्या अर्थ है? तो प्रधान पद को समझने के लिए यूं समझें कि जैसे हम किसी लंबे पद का प्रयोग करते हैं या लंबे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अब उसमें जो भी दिखाई देता है सामने, वह पद प्रधान पद कहलाएगा। उदाहरण के लिए हम कहते हैं माता और पिता, माता पिता। अब यहाँ पर अगर हम कहें कि प्रधान पद कौन सा कहलाएगा, तो माता पिता जैसे ही बोला गया तो ध्यान में माता का भी स्वरूप आएगा और पिता का भी स्वरूप आएगा। केवल एक ही स्वरूप हो, या पिता का हो या फिर माता का हो, तो हम उसको माता पिता नहीं कह सकते। इसका मतलब यह है
कि क्योंकि हमारे नज़र में दोनों स्वरूप आ रहे हैं, माता का भी और पिता का भी, इसलिए माता और पिता दोनों पद प्रधान कहलाएंगे। इसी प्रकार से हम कहते हैं दशानन। दशानन जैसे ही कहते हैं तो दश सभी जानते हैं, दस का अर्थ क्या है, और आनन यानी सिर। तो जैसे ही दश और आनन कहा जाता है तो हमारे ध्यान में दस नहीं आता, हमारे ध्यान में सिर नहीं आता, हमारे ध्यान में रावण की तस्वीर आती है। और इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि ना तो पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, यहाँ पर कोई अन्य पद प्रधान है। तो जहाँ जो पद ध्यान में आए, जिसका ध्यान हमारे मन में आ जाए शब्द के उच्चारण के बाद, पद के उच्चारण के बाद, तो यह समझ लीजिए कि वह पद प्रधान पद कहलाएगा। रामानुज शब्द है, रामानुज। तो रामानुज जब कहा जाता है तो ध्यान आता है लक्ष्मण का, राम का ध्यान नहीं आया, उनके अनुज का ध्यान आता है, वह है लक्ष्मण। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि प्रधान पद और अप्रधान पद समझ में आ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे स्क्रीन के माध्यम से समास के प्रकारों को, और इसके बाद हम समास में प्रवेश करेंगे। एक विशेष बात और बता दें कि समास का कोई क्रम निश्चित नहीं है। हम यह कहें कि नहीं तत्पुरुष समास प्रथम है, या अव्ययी भाव समास पहला है, या द्वंद्व समास पहला है, तो इस विवाद में नहीं फंसना है। हम अपने सूत्र में चलेंगे, सरलात् कठिनम प्रति। जो सरल हैं उनको पहले, और फिर धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि सरल भी हमसे बन जाएगा और कठिन भी हमसे बन जाएगा। तो चलते हैं स्क्रीन में। इससे पहले एक बात फिर से कहेंगे कि विद्यार्थियों के हित में आपको इस वीडियो को शेयर करना है, और आगे आपके पास सभी समासों के वीडियो पहुंच सकें, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आते हैं स्क्रीन में और समास के प्रकारों को जानते हैं। तो समासः, समास कहता है समसनम समासः, यानी संक्षेपी अथवा संक्षेपीकरणम समासः। तात्पर्य यह कहता है द्वयोः अथवा अधिक पदानां समूहः समासः कथ्यते। दो अथवा अधिक पदों का समूह समास कहलाता है। अब समास के भेद की बात करें तो द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मद गृहे नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं श्याम बहुव्रीहि। वास्तव में इस श्लोक का समास से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। केवल इस श्लोक का जो उद्देश्य है वह यह है कि यहाँ पर समास का नाम बताया गया है, केवल इसका इतना प्रयोग है समास के नाम के लिए। लेकिन वास्तव में जो इसका अर्थ है वह समास से बिल्कुल भिन्न है, अपने विषय से बिल्कुल भिन्न है। कूट श्लोक है, अर्थ बड़ा मज़ेदार है। ये एक कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक परिवार में पति पत्नी है
और उनके बच्चे हैं। पति पत्नी का रोज आपस में झगड़ा होता है, और झगड़े का कारण क्या है? एक दिन अपनी पत्नी अपने पति को समझाने के लिए कहती है, जब ठंडे दिमाग में बैठते हैं दोनों, तो पत्नी अपने पति से कहती है द्वंद्व। द्वंद्व का एक अर्थ होता है झगड़ा। कहता है हमारा झगड़ा होता है, हमारे बीच में द्वंद्व होता है। क्यों होता है? तो कहते हैं द्विगुरपि चाहम अहम द्विगु अपि। क्योंकि द्विगु का अर्थ है संख्या में अधिक, क्योंकि हम संख्या में अधिक हैं, मतलब पति पत्नी और बच्चे, तो इसलिए संख्या में थोड़ा सा ज़्यादा है। और मद्गृहे नित्यम अव्ययी भावः। मद्गृहे मेरे घर में नित्यम हमेशा ही अव्ययी भावः, अव्यय का अभाव रहता है, धन का अभाव रहता है। हमारे घर में हमेशा ही धन कम रहता है, धन नहीं रहता है। और इसलिए तत्पुरुष, हे पुरुष, हे पतिदेव, कर्म धारे, काम करिए, ये ना हम श्याम बहुव्रीहि, जिससे हम भी बड़े संपन्न हो जाएं। तो यहाँ पर समास का केवल समास के प्रकार बताने के लिए, समास के भेद बताने के लिए यहाँ पर ये श्लोक बताया है। शेष इस श्लोक का कोई बहुत ज़्यादा महत्व समास के लिए नहीं है, किंतु यदि हम इस श्लोक को याद कर लेते हैं तो हमारे लिए समास का नाम आसानी से याद हो जाएगा। द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मद्गृहे नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारे येनाहं श्याम बहुव्रीहि। तो आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम जयतु भारतम। आगे समास के प्रकारों को एक एक प्रकार के लिए हम एक एक वीडियो देखेंगे। छोटे रहेंगे, सरल रहेंगे और समझ में आने लायक रहेंगे, बोध्य रहेंगे।